देखो, त्वरण का मतलब क्या रहेगा? वेग बटा समय। पर नया टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, त्वरण। अच्छा, इसका जो मात्रक रहेगा वो मात्रक क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड, वेग का तो। और बेटा समय का क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक बनेगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? और यहीं पर अगर इसका v में सूत्र लिख दिया जाए तो v में सूत्र आएगा इसका L1t-2। याद रखना, आपको पढ़ा भी रखा है L1t-2। अब बात करते हैं वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो बेटा मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं यहाँ, और तुम्हें ध्यान से समझना है कि जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि ये कोई एक वस्तु है इस प्रकार से, और इसका वेग क्या है? शून्य है। यानी कि ये विराम अवस्था से गति करना प्रारंभ करती है, इसका वेग क्या है? शून्य है। और बेटा मैं आपसे कह देता हूं कि इसका जो त्वरण है वो है बेटा a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि बेटा इसका वेग हर एक सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। कितना बढ़ता है? हर एक सेकंड में कितना बढ़ता है? 5 मीटर पर सेकंड में। तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि t बराबर 4 सेकंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा? t बराबर 4 सेकंड बाद अगर इसका वेग देखा जाए तो इसका वेग हो जाएगा बेटा आपके 1 सेकंड बाद कितना होगा? 5। 2 सेकंड बाद कितना होगा? 10। 3 सेकंड बाद कितना होगा? 15। और 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा बेटा? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है ना? कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार अगर मैंने आपसे कह दिया कि कोई वस्तु है और इसका वेग आपको दे रखा है, मैंने मान लेते हैं वो है 2 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग है, इस वेग से ये गतिशील है, इस वेग से बेटा ये क्या है? गतिशील है। और बेटा इस पर त्वरण लगा दिया इस प्रकार से, इस पर क्या है? त्वरण है अपने पास a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका त्वरण है। आपसे पूछेगा कि बताओ t बराबर 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा? t बराबर 5 सेकंड बाद वेग क्या होगा? तो बेटा इसके पास दो तो पहले से था, अब 1 सेकंड बाद कितना बढ़ेगा? 4 बढ़ेगा। तो बेटा 1 सेकंड बाद 4 बढ़ेगा, तो यानी कि कितना हो गया? 6 हो गया। फिर बेटा दूसरे सेकंड बाद 4 और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 10। फिर तीसरे सेकंड बाद 4 बढ़ेगा, 14 हो जाएगा। फिर चौथे सेकंड बाद 4 बढ़ेगा, 18 हो जाएगा। और 5वें सेकंड बाद कितना बढ़ेगा बेटा? 5 4 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर वेग देखा जाए तो इसका वेग हो जाएगा बेटा आपके 22 मीटर पर सेकंड। यानी कि 5 सेकंड बाद अगर अपन इसको देखें तो कितना हो जाएगा? 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? इसी प्रकार अगर मैं तुमसे कहूं कि एक वस्तु और ले लेते हैं, इसका तुम बताना अब मुझे कि जैसे मान लेते हैं ये वस्तु है और इसका वेग है बेटा आपके पास 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना? और इसमें मैंने त्वरण लगा दिया इस प्रकार से a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा जाता है कि t बराबर 4 सेकंड बाद इसका वेग बताइए, कितना आएगा? देखा, तुम बताओ इसका आंसर। पहले वेग कितना है? 5 है, और त्वरण दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? बताओ बेटा कितना आएगा? 25। वेरी गुड। कितना आएगा बेटा? 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि हर एक सेकंड में कितनी वृद्धि होती है? 5 की, तो 4 सेकंड में कितनी वृद्धि हो गई? 20 की, और 20 में पहले से कितना है? 5 है। यानी कितना आ जाएगा आपके पास? इसका वेग आ जाएगा बेटा 25 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग हो जाएगा। ठीक। और अगर मान लेते हैं, अब देखो एक चीज जरूरी थोड़ी है कि हर जगह स्पीड ही बढ़े। जैसे अपन कार लेके जा रहे हैं और सामने कुछ जानवर नजर आ जाता है तो अपन ब्रेक लगाते हैं तो वेग घटता भी है। तो वेग क्या होता है बेटा? घटता भी है।
तो उस समय जो वेग घटने की जो दर होती है, वेग घटने की जो दर होती है उसे मंदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? उसे मंदन के नाम से जानते हैं। और बेटा उसे डी एक्सेलरेशन कहेंगे या उसे रिटार्डेशन बोलते हैं अपन। और यहां पर अगर अपन देखें कि जैसे मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है और उसकी स्पीड है बेटा 30 मीटर पर सेकंड, उसकी जो चाल है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड है, सीधी रेखा में गति कर रही है, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि सामने कुछ नजर आ जाता है और ब्रेक अप्लाई किया जाता है, और मान लेते हैं कि जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वह बेटा आपके पास ए जो लग रहा है इसका उल्टा लगेगा अभी, तो यानी कि ए जो आएगा आपके पास वो मान लेते हैं कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ ये कितने समय बाद रुकेगी, ये कितने समय बाद रुकेगी। तो बेटा ये कितने समय बाद रुकेगी सोच के बताओ जरूर। कितना आएगा कि भाई आप देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अपन ने ब्रेक लगा दिया, इसके मंदन है, इसे बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। ध्यान रखना बेटा, वेग के घटने की दर मंदन कहलाती है, या यूं कह सकते हैं कि ऋणात्मक त्वरण क्या होता है? मंदन के तुल्य होता है। तो बेटा कितने समय बाद ये रुक जाएगी? तुम देखोगे 30 मीटर पर सेकंड, जब आपने इसको देखा था तो उस समय इसकी जो वेग था वो 30 मीटर पर सेकंड था। अब आपसे कहा जाए कि ये आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया इस पर, यानी कि क्या कर दिया? त्वरण मंदन लगा दिया, तो हर 1 सेकंड में 5 ही कमी होगी। तो बेटा 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 25 रह जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना रह जाएगा? 20 रह जाएगा। फिर अगले सेकंड 1 सेकंड बाद कितना रह जाएगा? 15। फिर 10 रह जाएगा। फिर 5। ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? जीरो। अर्थात जब इसका वेग जीरो होगा तो ये रुक जाएगी। तो बेटा कितने समय बाद जीरो हो जाएगा बोलो बेटा? कितने समय बाद हो जाएगा? 6 सेकंड। वेरी गुड। कितने सेकंड बाद बेटा? 6 सेकंड। यानी कि यहां पर अपन कहेंगे कि ये जो वस्तु है ये रुक जाएगी, v बराबर जीरो हो जाएगा इसका वेग, और इसमें कितना समय लगेगा? 6 सेकंड। तो बेटा अब इनको तुम रटने की जरूरत नहीं है। त्वरण शब्द का मतलब आप लोगों को ये समझना है कि हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी बेटा? त्वरण कहलाएगी। याद रह जाएगा ना, हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? त्वरण। जैसे मैं तुमसे कहूं, एक छोटी सी बात समझाता हूं कि ये एक सीधी सड़क है, सुनना ध्यान से, अब मैं तुमसे ही आंसर पूछूंगा, और ये सीधी सड़क है और इस पर एक कार है जिसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 15 मीटर पर सेकंड। और मैं यूं कहता हूं कि इसकी स्पीड 2 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कुछ ऐसे हो जाती है 25 मीटर पर सेकंड। कितनी हो जाती है? 25 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। यानी कि ऐसा होने में टाइम कितना लगा? 2 सेकंड लगा। कितना लगा? 2 सेकंड में। आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण कितना आएगा? त्वरण ज्ञात करना है तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि त्वरण निकालना है। तो त्वरण क्या होता है? हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो बेटा आप लोगों ने से सवाल किए होंगे छोटी 5वीं क्लास में कि चौकी 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए, तो एक का कितना होगा? ऐसे सवाल तो किए होंगे ना कि 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है? 10 रुपए, तो एक का कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा एक का? बोलो बेटा। 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो तुम इसको सूत्र मत लगाओ। देखो मैं ये चाहता हूं कि सूत्र से बचोगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। हर जगह सूत्र काम नहीं आते। यहां तुम सोचो कि वेग में कितनी वृद्धि हुई। सुनना मेरी बात को ध्यान से कि 15 से कितना हो गया? 25 हो गया। आपने आंसर निकाल लिया 5, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे लड़के हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समझो, देखो तरीके को समझने का प्रयास करो क्योंकि तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा ये 15 से कितना हो गया? 25 हो गया। तो मैं यूं कहूंगा चौंकी कितने सेकंड में? 2 सेकंड में वेग में वृद्धि कितनी हुई? बोलो बेटा। 10 मीटर पर सेकंड। कितनी वृद्धि हुई? 10 मीटर पर सेकंड। यानी कि 2 सेकंड में वेग में कितनी वृद्धि हो गई? 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा 1 सेकंड में कितनी वृद्धि होगी? 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो बेटा अपन क्या कर देंगे? 10/2 अर्थात 5 मीटर पर सेकंड। और बेटा यही तो त्वरण है, यही तो क्या है बेटा? त्वरण। हर 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है। टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एस ओ आर नो?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राधा रमन आंसर दिया। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। देखो, अब आप लोगों को मैं ये चीज समझाता हूं कि जैसे आप लोगों ने छोटी क्लासों में, 9th क्लास में इनके सूत्र पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बेटा? इनके सूत्र पढ़े होंगे। एक समान त्वरित गति की समीकरणें समझाई गई होगी आप लोगों को। बेटा एक समान त्वरित गति की समीकरणें जो समझाई होगी तो उसमें आपके एक सूत्र आया होगा, v बराबर u प्लस ए टी। सबसे पहले अपन पहली समीकरण पे चर्चा कर लेते हैं, हालांकि अपन डिटेल से पढ़ेंगे इनको, बहुत है काइनेमेटिक्स में इनके क्वेश्चंस। v बराबर u प्लस ए टी, ये v क्या है बेटा? अंतिम वेग, और u क्या है? प्रारंभिक वेग, और a क्या है? त्वरण है, और t क्या है बेटा? समय है। बात समझना ध्यान से, देखो बेटा। अच्छा, यहां पर बात ये आ जाती है कि सर ये प्रारंभिक वेग होता क्या है? बहुत सी बार बच्चे पूछ लेते हैं कि सर प्रारंभिक वेग, अच्छा जैसे अपन कहीं कोई बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से समझना, कहीं बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और कोई बस अपने सामने स्टार्ट होती है और अपने सामने स्टार्ट होके चली जाती है, तो जब आपने उस बस को नोटिस किया, उस समय उसका जो वेग था वह कहलाएगा आपके इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। क्या कहलाएगा बेटा? वह तो आपके सामने बस स्टार्ट हुई, जिसका मतलब वो रेस्ट पे थी। किस पे थी? वह रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, तो अपन कहेंगे कि उसका प्रारंभिक वेग क्या था? जीरो था। क्या था बेटा? प्रारंभिक वेग जीरो था। लेकिन अगर मान लो आप कहीं बस का वेट कर रहे हैं और कहीं चौराहे पर खड़े हुए हैं और कोई बस आपकी आंखों के सामने निकल कर चली गई, तो उस समय उसकी जो स्पीड थी, उसका जो वेग था, वह प्रारंभिक वेग कहलाएगा। ठीक है ना? जैसे मान लो अपन कहीं खड़े हैं, कोई बाइक जा रही है अपने सामने से, कोई कार जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है, तो वो आपको मूवी कंडीशन में दिखाई देता है, यानी कि चलती हुई रनिंग कंडीशन में दिखाई देता है। तो उस समय जब आप नोटिस करते हो तो नोटिस करने का टाइम t बराबर जीरो होता है, और उस समय आपके उस बॉडी के अंदर जो भी चल रही है, जो भी गतिमान है, जो भी वस्तु गति कर रही है, उसके पास जो स्पीड होगी वह क्या कहलाएगी बेटा? इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, उसे अपन प्रारंभिक वेग कहेंगे। जीवन में ध्यान रखना बेटा, प्रारंभिक वेग शब्द का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज को नोटिस कर रहे हो और उस समय उसके पास जो है उसे ही अपन क्या कहेंगे? इनिशियल कहेंगे। और आपके नोटिस करने का जो समय रहेगा वो रहेगा t बराबर जीरो। जब आपने नोटिस किया उसको, जब t बराबर जीरो टाइम था। अब बेटा आपने कहा कि कोई बस आपके सामने निकल गई, जब आपने उसको नोटिस किया तो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी और अगले ही सेकंड बाद में उसकी स्पीड 25 हो गई, तो बताओ त्वरण कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होगा त्वरण? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसमें ये v वह वेग है जो अंतिम होता है, और u वह वेग है जिसको अपन नोटिस करते हैं शुरू में कि भाई इसका ये वेग है, और थोड़ी देर बाद में देखने के बाद में जो वेग होता है वो अंतिम वेग होता है। और a आप लोगों को समझा ही दिया मैंने। a का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब हर एक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। इसे अच्छी तरह याद रखना, हर एक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी बेटा? त्वरण कहलाएगी। वरना किताबों में आपको बहुत ही खतरनाक खतरनाक परिभाषाएं मिलती है। दूसरी बात, अगर ज्यादा समझदार बनो तो गणित के रूप में भी कह सकते हो कि सर वेग और समय का अनुपात भी त्वरण कहलाता है। ये भी सत्य बात है बेटा, ये भी डेफिनेशन से। कोई आपसे और ज्यादा बुद्धिमान होता है तो भी कहता है वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है भाई, वो भी सही है, लेकिन परिवर्तन तो एक सेकंड में ही होता है ना। तो एक सेकंड में जो परिवर्तन हो रहा है वही तो क्या है बेटा? त्वरण है। क्लियर है? अब देखो, v बराबर u प्लस ए टी। अब मैं आपको ये सूत्र मैंने आपको कॉमन सेंस से करवाया। कॉमन सेंस का मतलब विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है ना? केवल आईक्यू बेस्ड पे। अब जैसे मैं आपसे कर रहा हूं कि प्रारंभिक वेग कितना है? जीरो है, और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है, तो t बराबर 4 सेकंड पर वेग कितना हो जाएगा? ये आंसर आया था बिना कैलकुलेशन के। अच्छा तुम इसमें जाओ सूत्र में, तो तुम लिखोगे यहां पर कि आपको v बताना है, तो प्रारंभिक वेग क्या था? इसका जीरो था, और बेटा त्वरण कितना था? इसका 5 था, और समय कितने सेकंड बाद बताना था? 4 सेकंड बाद। तुम देखोगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? बोलो बेटा। v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। कितना आएगा? 20। ये तो है सूत्र से। किससे बेटा? ये सूत्र से। लेकिन आपने तो बिना सूत्र से ही काम चला लिया था। फिर बेटा इसमें तुम सूत्र लगाओगे, बहुत सारे बच्चे सूत्र से बड़े खुश होते हैं, सर सूत्र लगा लगा के बताओ। तो ये u का मान कितना है? 2 है इसमें, ठीक है ना? a का मान कितना है बेटा? 4 है, और समय का मान कितना है? 5 है। तो बोलो आंसर कितना आएगा? 22 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये भी बात सत्य है,
लेकिन अपन इतनी उलझन में क्यों पड़े। तो तुम इस चीज को कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। बात समझ में आई नहीं? आई थिंक त्वरण क्लियर हो गया होगा तुम लोगों के। त्वरण शब्द का मतलब क्या होता है? हर एक सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, हर एक सेकंड में वेग में होने वाली कमी क्या कहलाएगी बेटा? मंदन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मंदन कहलाएगी। मंदन का मतलब होता है ऋणात्मक त्वरण। डायरेक्ट बच्चे बोल देते हैं कि सर त्वरण का ऋणात्मक मान ही क्या कहलाता है? मंदन कहलाता है। आप लोगों को एक चीज समझाई होगी या आप लोगों ने आगे पढ़ी भी होगी कि बेटा जब स्पीड घटती है तो वेग कम होता है, क्योंकि स्पीड क्या है? वेग का परिमाण है। वेग का परिमाण। तो बेटा जब स्पीड घटेगी तो वेग क्या होगा? कम होगा। और वेग कम होगा तो प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग क्या है? कम है। और आपको पता है त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। तो बेटा अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह आएगा नहीं आएगा? तो बेटा वहां वेग में कमी हो रही है और जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन के नाम से, मंदन का मतलब धीमा, यानी कि स्पीड का कम हो जाना। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा, और समझते हैं, देखो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं बेटा कि ये एक ग्राउंड है इस प्रकार से, ऐसा। यहां पर एक गेंद है, इसको ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करने का मतलब छत पे ले जाके किसी को छोड़ दो, ड्रॉप करना। ठीक है ना? ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे किसी चीज को पकड़ो ऐसे और ऐसे कर दो, इसे बोलते हैं ड्रॉप करना या स्वतंत्रता पूर्वक गिराना। ठीक है ना बेटा? तो बेटा इसको यहां से छोड़ा जाता है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी क्या करती है? प्रत्येक वस्तु पर एक त्वरण अप्लाई करती है जिसे जी के नाम से जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और बेटा इस गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है बेटा जी, और इसको अपन क्या लिखते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना? और कैलकुलेशन के हिसाब से अपन इसको क्या मान लेते हैं? लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मान लेते हैं, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए इसलिए अपन ऐसा कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि इसको जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो उस समय इसके पास प्रारंभिक वेग क्या है? जीरो है। क्या है बेटा? प्रारंभिक वेग जीरो है, कोई वेलोसिटी नहीं है, कोई वेग नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूंगा कि एक सेकंड बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, तो बेटा एक सेकंड बाद हर एक सेकंड में कितनी वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि हो रही है। तो बेटा इसका वेग कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। फिर बेटा अगले एक सेकंड में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे। फिर बेटा अगले एक सेकंड में देखेंगे कितना आ जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये इस फिर अगले सेकंड में देखेंगे कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। और बेटा फिर ये अगले एक सेकंड में देखा तो कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकंड। अर्थात किसी वस्तु को ड्रॉप किया जाता है, सुनना मेरी बात को, किसी वस्तु को किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि वो वस्तु ग्राउंड पर 5 सेकंड बाद टकराती है। कितने सेकंड बाद टकराती है? 5 सेकंड बाद। तो बताओ ग्राउंड पर टकराने का वेग बताओ। ग्राउंड पर जैसे मैंने कहा कि मैंने किसी पत्थर को ऐसे छोड़ दिया और मैं यूं कर रहा हूं कि मुझे ये छोड़ने के बाद में जब मैंने टाइमर को नोट किया समय को, तो वो 5 सेकंड बाद ग्राउंड से टकरा गया। तो टाइम तो पता लग गया मुझे 5 सेकंड है और ग्राउंड से टकरा गया। तो आपसे पूछेगा कितनी स्पीड, कितने वेग से ये टकराया होगा? कितनी वेग से ये क्या होगा बेटा? टकराया होगा। तो सीधा सा आपको इतना सा दिमाग लगाना है इसमें कि हर एक सेकंड में 10 की वृद्धि हो रही है तो 5 सेकंड में टकरा रहा है, इसका मतलब इसका वेग कितना रहा? 50 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से क्या हो जाएगा? ये टकरा जाएगा। 50 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड से क्या हो जाएगा बेटा? ये टकरा जाएगा। ठीक है, और एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है इस प्रकार से, ऐसे एक पत्थर को फेंका जाता है यहां से, इसका वेग है 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा जाएगा कि ये पत्थर ग्राउंड पर वापस कितने समय बाद आएगा?
ये पत्थर ग्राउंड पर वापस कितने समय बाद आएगा। तो बेटा तुम यहां पर यूं सोचो कि एक और इसको 50 से फेंका गया है ऊपर, कितने से, 50 से। तो बेटा तुम सोचो कि हर 1 सेकंड में इसके वेग में कितनी कमी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, क्योंकि पहले जब वस्तु नीचे गिरती है तो जी क्या होता है, धनात्मक होता है, लेकिन जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो बेटा जी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यानी कि अब जी मंदन का काम करेगा। जैसे किसी पत्थर को ऊपर फेंकते तो वो थोड़ी की ऊपर जाता ही रहता है। ऐसा हुआ कि तुम्हारे साथ हो क्या, हो कभी कभी किसी पत्थर को फेंका और वो नीचे ही नहीं आया? ऐसा नहीं होता है बेटा। जब किसी पत्थर को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका वेग धीरे धीरे क्या होता जाता है, वो कम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो पत्थर क्या होता है, रुकता है, फिर वापस क्या होता है, नीचे गिरने लग जाता है। तो बेटा आपको पता है कि मैंने इसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक दिया, तो हर 1 सेकंड में इसका वेग कितना कम होगा, 10। तो बेटा 5 सेकंड बाद में इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर ये पत्थर नीचे गिरेगा तो वापस कितने वेग से, जिस वेग से फेंका था उसी वेग से नीचे टकराएगा। तो बेटा 5 सेकंड बाद इसका वेग शून्य होगा और वापस 5 सेकंड बाद ग्राउंड पे आ जाएगा ये। इसका मतलब ये कितने समय बाद नीचे आएगा, 10 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद आएगा बेटा, 10 सेकंड बाद। ये छोटी छोटी कॉमन सेंस वाली चीजें होती है, इनमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो काम चल जाता है। ठीक है ना। ऐसे काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे त्वरण से संबंधित। और अब बेटा अपन डिस्कस करेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण के प्रकार, त्वरण कितने प्रकार का होता है। त्वरण के प्रकार देखो, सबसे पहला बेटा वैसे ही जैसे वेग है, एक समान त्वरण, एक समान त्वरण, इसका एक और नाम है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति, ये एक समान त्वरण का उदाहरण है। दूसरा है बेटा असमान त्वरण, इसमें आएगा आपके असमान त्वरित गति, असमान त्वरित गति। और तीसरा है बेटा तात्क्षणिक त्वरण। और चौथा है बेटा औसत त्वरण। औसत त्वरण। तो त्वरण कितने प्रकार का होता है बेटा, कुल मिला के 4 प्रकार का होता है। वेग भी 4 प्रकार का होता है, चाल भी 4 प्रकार की होती है। तो त्वरण भी कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक समान त्वरण, इसका मतलब ये रहेगा कि वस्तु का त्वरण अगर एक समान रहे, यानी कि उसके वेग के बढ़ने की दर क्या होती है, एक समान होती है, या घटने की दर क्या होती है, एक समान होते हैं, तो इस प्रकार का त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक समान त्वरण कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, देखो इसके बहुत सारी चीजें हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई बस या कोई वस्तु किसी सड़क पर गतिशील है, सीधी सड़क पे, ठीक है ना। मैं आपसे कहता हूं कि इसका वेग जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। मैंने यहां पर त्वरण लगा दिया इस पे, ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं आपसे कहूंगा कि हर 1 सेकंड में इसका वेग कितना बढ़ेगा, 4। तो 1 सेकंड बाद इसका वेग 6 हो जाएगा। अगले 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगले 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा बेटा, 14 हो जाएगा। यानी कि, तो यानी कि इसके वेग के बढ़ने की दर एक समान है, तो इसे अपन कहेंगे एक समान त्वरण। क्या कहेंगे बेटा, इसे एक समान त्वरण कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बेटा वेग के बढ़ने की दर अलग अलग होती है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी त्वरण ज्यादा होता है। तो बेटा वो क्या होता है, जैसे अपन कार लेके जा रहे हैं कहीं, कहीं अपन ने स्पीड बढ़ाई तो वेग क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है, धीरे धीरे चला रहे गाड़ी को, ठीक है ना।
फिर बेटा क्या करते हैं, कभी स्पीड ज्यादा बढ़ती है, कभी कम होती है। तो ऐसी स्थिति में जो त्वरण होता है वो असमान त्वरण होता है। क्या होता है बेटा, असमान त्वरण। तो बेटा अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है ऐसे, तो बेटा यहाँ पर जी तो एक समान रहता है, तो बेटा ये एक समान त्वरित गति में आते हैं। किसमें आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक सेकंड में 10 की वृद्धि होती है। किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो हर एक सेकंड में क्या होती है, 10 की कमी होती है। तो बेटा ये क्या है, एक समान त्वरित गति। कौन सी गति है, एक समान त्वरित गति, जिसमें त्वरण के बढ़ने की दर, यानी कि जिसमें त्वरण का मान एक समान होता है, अर्थात वेग के बढ़ने की दर क्या होती है, समान होती है, या घटने की दर समान होती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये वस्तु नीचे गिरेगी तो बेटा प्लस जी लगेगा, अर्थात एक सेकंड में वेग जी बढ़ जाएगा। अगर इसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो बेटा यहां पर माइनस जी लगेगा, अर्थात हर एक सेकंड में इसका वेग कितना कम होगा, जी कम होगा, अर्थात 10 कम होगा। तो बेटा ऐसी जो गति होती है वह कहलाती है बेटा एक समान त्वरित गति। कौन सी गति कहलाती है, ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान समान रहता है। ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान क्या रहता है, समान रहता है, क्या कहलाती है बेटा, एक समान त्वरित गति कहलाती है। और बेटा ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान अलग अलग होता है, ऐसी गति जिसमें त्वरण का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, वो क्या कहलाती है बेटा, असमान त्वरित गति कहलाती है। क्या कहलाती है, असमान त्वरित गति कहलाती है। अच्छा, इसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चंस यहां, कि चाल समान होने पर त्वरण हो सकता है क्या, त्वरण हो सकता है क्या, चाल समान होने पर क्या त्वरण हो सकता है क्या। बेटा हम ये जानते हैं कि त्वरण जो होता है, वेग जो होता है, वेग जो होता है बेटा, वो वेग क्या होता है, वेग का परिमाण प्लस दिशा। वेग तभी ही समान रहेगा जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, समान हो। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में अगर एक समान चाल से चलती है तो अपन कहेंगे कि वेग क्या है, समान है। अच्छा, वेग का परिमाण चाल के तुल्य होता है, चाल प्लस दिशा, चाल प्लस दिशा, और ये क्या हो गया बेटा, वेग। ऐसे अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है, और मैं यूं कहता हूं कि जब ये वृत्तीय पथ पर गति करती है तो बेटा मान लेते हैं कि इस पे मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, ऐसे 4 पॉइंट ले लिए मैंने। मैं यूं कहता हूं कि यहां पर जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और यहां पर जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और बेटा यहां पर जो स्पीड है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा तुम यहां पर यूं देखोगे कि इस वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर चाल समान है, और चाल समान होने का मतलब क्या है, वेग का परिमाण समान है। लेकिन तुम देखो कि प्रत्येक बिंदु पर दिशा त्रिज्य दिशा में आ रही है। जैसे यहाँ वेग की दिशा ये थी, यहाँ वेग की दिशा ये थी, यहाँ वेग की दिशा ये है, और यहाँ वेग की दिशा ये है। यानी कि दिशा में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। दिशा में लगातार क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। तो बेटा आपको पता है कि दिशा में परिवर्तन, यानी कि दिशा में क्या हो रहा है बेटा, परिवर्तन हो रहा है। दिशा में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब आपको पता है वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि आपको पता है चाल तो एक समान है, चाल तो क्या है, एक समान है, लेकिन क्या हो रहा है, दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण बेटा वेग में भी परिवर्तन होगा। क्योंकि आपको पता है चाल प्लस दिशा, अगर दिशा बदल रही है तो वेग भी बदलेगा, और अगर वेग बदलेगा इसका
मतलब है बेटा क्या होगा, त्वरण होगा। इसका मतलब क्या रहेगा बेटा, त्वरण उत्पन्न होगा। क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, अर्थात इसमें क्या रहेगा बेटा, त्वरण रहेगा। और आपको पता है कि इसमें जो त्वरण लगेगा वो बेटा केंद्र की ओर लगता है, आगे पढ़ेंगे उसको अपन आगे चल के। और ये जो त्वरण होता है इसे अपन अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से, जिसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी इस प्रकार की गति जो होती है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो इस प्रकार की जो गति होती है वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और इस गति के दौरान वस्तु के वेग का परिमाण तो समान रहता है, लेकिन वेग की दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण वस्तु पर क्या होता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और उस त्वरण को अपन अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे, जो केंद्र की ओर लगेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, या तो केंद्र की ओर लगेगा या केंद्र से दूर की ओर लगेगा। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं और कोई वृत्ताकार मोड़ आया, तो जैसे अपन गाड़ी को ऐसे घुमाया तो अपने को ऐसे धक्का लगेगा। तो धक्का इसलिए लगता है क्योंकि त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और त्वरण के कारण क्या लग रहा है, अपने पर बल लग रहा है, और उस बल के कारण क्या होता है, अपने को धक्का महसूस होता है। अर्थात आप लोगों ने 9th क्लास में जड़त्व को पढ़ा होगा, तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक होता है गतिशील अवस्था का जड़त्व, और एक होता है बेटा दिशात्मक जड़त्व। क्या होता है, दिशात्मक जड़त्व। यानी कि यदि कोई वस्तु अगर रेस्ट पे है तो वह रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई फोर्स कार्य नहीं करे, और यदि कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। और यदि कोई वस्तु किसी डायरेक्शन से में जा रही है तो उसी दिशा में जाना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहां पर ये वस्तु अगर इधर जा रही है तो ये इधर ही जाना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। तो यहां पर दिशा में लगातार परिवर्तन होने के कारण बेटा क्या लगता है, बल लगता है, यानी कि इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार की ये जो गति है इसे अपन एक समान वृत्तीय गति के नाम से जानते हैं। और आपको पता है कि जब अपन प्लेन पढ़ेंगे इसके बाद का जो पोर्शन आएगा 2D, अपन अभी 1D पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपन इसको एक समान वृत्तीय गति को पढ़ेंगे। तो कभी कोई पूछ ले आपसे, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं वापस कि चाल समान होने पर त्वरण हो सकता है क्या, तो बेटा हो सकता है, क्योंकि चाल समान होने पर वृत्तीय गति में क्या होता है, चाल समान रहती है लेकिन दिशा में लगातार परिवर्तन हो रहा है। और वेग एक सदिश भौतिक राशि है बेटा, तो यानी कि दिशा में परिवर्तन होने के कारण वेग में भी परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा इसका मतलब वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो डायरेक्ट नीट में इन कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना। एक और है बेटा कि वेग का परिमाण शून्य होने पर त्वरण हो सकता है या नहीं, त्वरण हो सकता है या नहीं। देखो, वेग का परिमाण शून्य होने पर त्वरण हो सकता है या नहीं, तो हम ये जानते हैं कि वेग का त्वरण का सूत्र क्या होता है। त्वरण का सूत्र होता है बेटा ए बराबर वी बाई टी। वी क्या होता है, वेग, और टी क्या होता है, समय। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको 0 कर दूं तो बेटा त्वरण तो शून्य हो जाना चाहिए। अगर अपन साधारण तौर की बात करें तो त्वरण क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वेग का परिमाण शून्य होने पर त्वरण क्या हो सकता है या नहीं। लेकिन बेटा क्या होता है कि जब अपन किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यानी कि ये वस्तु इस प्रकार ऊपर जाती है। ऐसे ही अगर मान लें यहां पर इसी वस्तु को फेंका गया है तो ये वस्तु ऊपर जा रही है ऐसे, तो यानी कि यहां पर वस्तु रुकेगी कुछ समय के लिए, फिर रुकने के बाद में वस्तु क्या करती है, नीचे गिरती। तो इस जगह पर जहां पर वस्तु किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो पत्थर पहले जाके रुकेगा फिर वापस नीचे गिरेगा। तो जब वो रुकेगा तो उस समय उसका वेग का परिमाण शून्य रहेगा, लेकिन बेटा उसी क्षण उसकी दिशा में परिवर्तन होगा। अर्थात पहले दिशा ऊपर की ओर थी, अब दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण बेटा यहाँ पर क्या रहेगा, त्वरण रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है
जो कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, तो आपका आंसर देना है कि इनमें त्वरण होगा। कोई पूछ ले क्यों होगा, क्योंकि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, उदाहरण पूछेगा आपसे इसमें, तो आप कहना कि जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो जब वस्तु रुकती है तो उस समय उसके वेग का परिमाण शून्य होता है, लेकिन दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और दिशा में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या रहेगा बेटा, वेग रहेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा शायद। एस ओ आर नो। तो बेटा ये एक समान त्वरण, त्वरित गति और असमान त्वरित गति, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। एक बार पीडीएफ में भी पढ़ लेना तुम इन चीजों को, इनके आंसर शायद तुम्हें पीडीएफ में भी मिल जाएंगे क्वेश्चंस। देखो अब डिस्कस करेंगे बेटा तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। बेटा तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र होता है अपने पास, तीसरे नंबर पे क्या है बेटा, तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, अच्छा तात्क्षणिक त्वरण क्या रहेगा, इसको अपन लिखेंगे ए इंस्टेनियस, ए इंस्टेनियस। और बेटा ये रहेगा डीवी बाई dt, यानी कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। वेग का किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है बेटा, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अगर इसे परिभाषित करना चाहो और इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो बेटा इसकी परिभाषा क्या रहेगी, निश्चित समय के लिए परिभाषित त्वरण को अपन क्या कहेंगे, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि इसमें कोई उदाहरण ले लेते हैं, किसी वस्तु का वेग जो है वो वेग दे रखा है आपको टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस माइनस 2, ऐसा दे रखा है। यानी कि वेग समय के साथ इस प्रकार आपसे पूछेगा कि t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण बताइए, त्वरण बताइए। तो आपको सीधा सा क्या करना है, सोल्व करेंगे इसको, तो बेटा ये क्या हो जाएगा कि a बराबर क्या हो जाएगा, dv बाई dt। बेटा यहां पर a d बाई dt, अच्छा v की जगह क्या लिख देंगे, टी क्यूब बटे टी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। इनका डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा इनको अलग अलग कर लेंगे, तो डी बाई डी टी, और ये क्या हो गया टी क्यूब माइनस प्लस डी बाई डी टी, और ये हो गया बेटा टी स्क्वायर और डी बाई डी टी, और ये हो गया बेटा 2, ठीक है ना। तुम देखोगे इसका जो डिफरेंशिएट करोगे आप, तो ये तो क्या हो जाएगा 3t² हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा 2t, और ये क्या आ जाएगा 0। कितने सेकंड पे पूछा है, 2 सेकंड पे। कितने सेकंड पे, तो ये त्वरण क्या है बेटा, t समय पर है। किस पे है ये त्वरण, t समय पे। ये त्वरण किस पे आया बेटा, t समय पर आया। किस पे आया ये, t समय पे। आपसे पूछा है कि 2 सेकंड पे बताओ, तो 2 सेकंड पर कितना आ जाएगा बोलो, 2 सेकंड पे कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 का मान रख दो। तो यहां क्या करेंगे बोलो बेटा, t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण कितना आएगा, यहां लिख देंगे a 3, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना हो गया 2। सोल्व करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 12, 4 कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आंसर आएगा, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। ये बेटा है आपके तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण क्या रहेगा, वो ध्यान रखना बेटा कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक त्वरण के तुल्य रहेगा। और तात्क्षणिक त्वरण जो है बेटा उसको अपन क्या कह सकते हैं, जो तात्क्षणिक त्वरण है वो क्या होगा, निश्चित क्षण के लिए परिभाषित त्वरण को क्या कहेंगे बेटा, तात्क्षणिक त्वरण कहेंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं।
देखो a बराबर v बराबर 3t² माइनस 12t +3 ऐसा है एग्जाम्पल। ठीक है ना, यानी कि वेग समय के साथ इस प्रकार बदल रहा है। आपसे पूछा गया है इसमें क्या क्या, देखो पहला क्वेश्चन है टी समय पर त्वरण, टी समय पर त्वरण, पहला क्वेश्चन है टी समय पर त्वरण। पहला क्वेश्चन है टी समय पर त्वरण। चलो इसको तुम करना, मैं तुम्हें दे देता हूं, टाइम हो गया। दूसरा है प्रारंभिक त्वरण, प्रारंभिक त्वरण। और तीसरा है बेटा आपके टी बराबर 2 सेकंड पर त्वरण। और एक और है छोटा क्वेश्चन, त्वरण शून्य होने पर वेग बताओ, वेग बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। आप इसको सोल्व करना और आंसर बताना मेरे को। कल क्लास इसी टाइम पे लगेगी वापस, मॉर्निंग में ही 6:30 बजे। आज के लिए इतना ही काफी है बेटा।